खान हसनैन आकिब के साथ मुद्दे की बात। अच्छी बात कही है सर आपने कि धर्म उस वक्त खतरे में होता है जब उसका पालन नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। अब सर एक बात ये थी कि ये मंत्रिमंडल 72 लोगों का मंत्रिमंडल है और उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो एनडीए 292 पर है, यानी कि 292 जो एनडीए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं। और जबकि इधर इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो इसमें 234 जो सांसद है उसमें से 24 सांसद जो है वो मुस्लिम है, यानी कि उधर एनडीए में 0 है और इधर इंडिया में देखा जाए तो वो 24 है। उसके हिसाब से अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो बहुत अच्छा है ये। बहरहाल इस दफे जो नतीजे आए हैं उसके हिसाब से 2014 और 2019 और यूपी के कुछ इलेक्शन और बहुत सारी स्टेट है उसके भी इलेक्शन हम देखें तो हमें ये महसूस होने लगा था कि शायद मुसलमानों के वोटों की कोई अहमियत ही नहीं रही, क्योंकि ये लोग ना तो टिकट देते हैं और ना ही इनको उम्मीद रहती है कि हमें वोट दे। और उसके बाद जो है वो इस तरीके की प्लानिंग की जाती है कि इनके वोटों के बगैर ही सरकार बनाई जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन पुराने जो चुनाव हुए और इस दफे के चुनाव में जो मुस्लिम जो वोटर्स है उनके वोटों की अहमियत वापस आई है या अभी आनी बाकी है? आपके हिसाब से इस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान वोट्स की अहमियत, जब ये कहा जाता है कि हम मुसलमानों के वोट देने का अधिकार छीन लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके वोटों की अहमियत है जब कहने वालों की नज़र में, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। वरना ऐसी चीज़ जिसकी कोई अहमियत नहीं हो वो क्यों छीनी जाएगी? तो छीनी इसलिए जाती है कि आपके वोटों की अहमियत है, लेकिन आपके वोटों की अहमियत आप खुद खत्म कर देते हैं। तो उसकी वजह ये है कि जब आपके 10 लोग खड़े हो जाते हैं और 1 लाख वोट 10 लोगों में बढ़ जाते हैं, तो आपके वोटों की अहमियत क्या होगी? भाई, बैलेंस में अगर आप एक चीज़ के, बड़ी चीज़ के 10 टुकड़े कर देंगे तो वो तो 10 टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी ना। तो ये शऊर, जैसे इस मर्तबा आपने देखा कि 2024 के इलेक्शंस में ये शऊर मुसलमानों में आया था। इसलिए जो नतायज जो सामने आए हैं हमारे, इसमें सब लोगों ने, सारे जितने भी हमारे विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने सबने इस बात को माना है कि मुसलमानों ने जहां कहीं भी वोटिंग की है उन्होंने इस मर्तबा बिखर कर वोटिंग नहीं की है। उनके वोट्स बिखरे नहीं है, बल्कि उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके वोटिंग की है। तो इसलिए केंद्रित हो गए वो एक जगह। तो ये जो शऊर आया है, ये कहीं ना कहीं संविधान को जो खतरा बताया गया, तो कहीं हो सकता है कि वो उसकी भी उनके जहन में ये सुगबुगाहट हो कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि भी जो बहुजन है उनके वोट, उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। और अब बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए उन्होंने एकजुट होकर किसी एक को तय कर लिया कि इसको मतदान करना है, इसलिए उन्होंने उसको मतदान किया। तो ये खुद अपने आप में इस बात को बताता है, दर्शाता है कि मुसलमान वोटों का केंद्रीकरण जो हुआ है वो उसकी अहमियत को दिखाता है। यही केंद्रीकरण और यही अहमियत अगर हम हर मर्तबा अपनाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छा समाज और अच्छी पार्लियामेंट हमको मिल सकती है। एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा है कि ये मुसलमानों के लीडरशिप की अगर आपने बात की है कि मिनिस्ट्री एक भी नहीं है, तो एक बात देखिए कि आपके जो पहले कहा आपने कि भी ये मंत्रिमंडल जो है इसके अंदर एनडीए का मंत्रिमंडल है और ये जो मुसलमान चुनकर आए हैं ये एमवीए की यानी महाविकास अघाड़ी के आए हैं। तो इसी में आपकी बात का जवाब छुपा हुआ है कि जब गवर्नमेंट उनकी बनी है तो मंत्रिमंडल में मुस्लिम कैसे होगा? भाई, एनडीए के इसमें तो कोई मुस्लिम एमपी है ही नहीं। मुस्लिम एमपी तो महाविकास अघाड़ी में है। तो इसलिए जब उनकी गवर्नमेंट बनी ही नहीं तो उनका मिनिस्टर बनना ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इससे पहले जब कभी भी मुस्लिम मिनिस्टर्स आए हैं, तो ये बताइए कि मुस्लिम जब मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? मिनिस्टर का मतलब यह होता है कि वो अपने क्षेत्र की का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो नुमाइंदगी कर रहा है। किसने अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी या प्रतिनिधित्व किया है? मतलब खास तौर से कभी नहीं की। मतलब आप देखिए कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, उसका मतलब ये है कि वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है माइनॉरिटीज का।
लेकिन एक्चुअली उसने किया है, पिछली गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये असल में अपनी मिनिस्ट्री और अपनी पार्टी को प्राथमिकता देते हैं, ये कभी भी अपनी कम्युनिटी को प्राथमिकता नहीं देते हैं, खासतौर से मुसलमानों की बात कर रहा हूं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं कि भी हम मुस्लिम मिनिस्टर होगा तो वो फला फला करेगा। हाँ ठीक है, कुछ मामलात में इससे पहले ऐसा हो चुका है कि उन्होंने ये ध्यान रखा है कि भाई जिसके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होने चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ लोगों में, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऐसे रेयर केसेस हुए हैं। लेकिन ये कि भी हर एक मिनिस्टर, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो, वो पहली कोशिश उसकी ये होती है कि मेरी पार्टी मुझसे नाखुश ना हो। और मैं डेमोक्रेसी में जैसा रुझान चल रहा है उसके मुताबिक कह रहा हूँ कि पार्टी नाखुश ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक टैग लग जाए कि ये फला धर्म का है, वो ये भी नहीं चाहता है। जबकि दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो सब ये उसी बुनियाद पर अपनी धार्मिक जो आइडेंटिटी है वो उसी बुनियाद के ऊपर काम करते हैं। लेकिन एक यही एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं, मतलब जो खासतौर से माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर बनता है, तो वो एहसास से कमतरी का शिकार होता है। वो जानबूझकर ये कोशिश करता है कि उसकी ये छवि ना बन जाए। तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसी सूरत में उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहां तक रही मुस्लिम मतदाताओं की बात, तो वो मुस्लिम मिनिस्टर से भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाकर बैठता है। वो अपना काम किए जा रहा है, वो सुबह होती है, शाम होती है, यूं उम्र यूं ही तमाम होती है, वो अपना जिए जा रहा है। वो बस यही चाहता है कि भाई ठीक है, अगर आप सहूलतें नहीं देते हैं, कुछ ये नहीं दे, तो कम से कम इतना तो हो कि मैं सुबह कमाता हूँ, शाम में घर आता हूँ, इतना मुझे आसानी से और आज़ादी के साथ करने दिया जाए। खामखा के फसादात हो रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है गलत इल्जामात में, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, कम से कम ये ना हो। अरे आराम से चैन से आप, मुल्क जब भी तरक्की करेगा जब मुल्क के 25 करोड़ आवाम को, अगर आप उसको मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाएंगे तो तभी ये तरक्की करेगा। क्योंकि आप 25% लोगों को मुल्क के नजरअंदाज करके तरक्की मुल्क की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप उससे आशा नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं इसमें, तो इसको बहुत गहरी नज़र से देखना चाहिए। इसको बहुत जी ज़्यादा सरफेशियल या सतही नज़र से नहीं देखा जा सकता, इसको नज़रअंदाज करके भी नहीं चलेगा। जब ये कि जिसने ये बात समझ ली, वो इसमें आप देखें जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में, जिस राज्य में, आप केरला की मिसाल ले लीजिए, क्या केरला में मुस्लिम नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पर, क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी है। तो केरला क्यों इतना डेवलप कंट्री है? इसलिए कि वहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो अब लोग अलग अलग उस पर इल्जाम लगाते हैं, वो बेवकूफ़ लोग होते हैं। लेकिन जहाँ तालीम 100% है, वहाँ पर आप देखिए कि आपको, हमको मालूम भी नहीं है कि कौन किसका क्या नाम है और कौन मिनिस्टर है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि स्टेट तरक्की कर रहा है, राज्य तरक्की कर रहा है, प्रगति पथ पर है, और बस उसके लिए वो काफ़ी है। वहाँ के लोग देखिए कितने हाईली क्वालिफाइड होकर बाहर कंट्रीज में हैं, वो अपने वहाँ से फॉरेन जो एक्सचेंज आ रहा है, पैसा आ रहा है वहाँ से, वो हमारे देश में आ रहा है। कहाँ काम में आ रहा है? टैक्सेशन वो लोग कैश देते हैं, वो एनआरआईज हैं, तो उसका टैक्स का पैसा कहाँ काम में आ रहा है? वो तो हमारे देश की तरक्की में काम आ रहा है। तो इस चीज़ को बहुत देखना चाहिए। जैसे उसके बाद फौरन साउथ की स्टेट में अगर आप कर्नाटक भी देख लें, उसके बाद तमिलनाडु देखें, तो यहाँ पर वो इशू इतना नहीं है जितना खास तौर से शुमाली हिंद के, नॉर्थ के स्टेट्स में ज़्यादा इसको बताया जाता है। जी जी और पॉलिटिक्स का केंद्र भी बना हुआ है। तो बहरहाल की चीज़ें हैं, इसको देख सकते हैं। बात सही है। आज मुसलमानों को मंत्री पद से ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है। आज मुसलमानों को जो है वो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी से ज़्यादा खुले में सांस लेने की जो छूट है उसकी ज़रूरत है। तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि आज हमें चैन से, सुकून से हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है उसे जो है वो रोका जाए और एक नफरत का जो माहौल है उसको खुशगवार माहौल में बदला जाए। ये जो कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान जो है, इसके सरगर्मियां जो ठप है, तो इससे अदब, जो उर्दू अदब है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। और तकरीबन 2 साल से जो है सारी सरगर्मियां वो ठंड पड़ी हुई है, मांद पड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि इसका भी असर हुआ है क्या? मतलब अदीबों ने, जैसे मुसलमानों ने इस दफे बहुत समझदारी से और अक्लमंदी से जो है वोटिंग की है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अदब की वजह से भी इस पर फर्क पड़ा है क्या, इस वोटिंग पर? नहीं देखिए, अदब की वजह से उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अदब अदब वाले लोग कितने हैं?
सवाल तो ये है कि नहीं, एनसीपीएल से लेकिन जिन लोगों को अदब के जैसे आप हैं, आप का कहना और जो अदब भले ही उर्दू अदब में कम लोग हैं, लेकिन उनका जो असरात पड़ते हैं वो थोड़ा दूर तक पड़ते हैं। तो वो ये तो सबके ऊपर परेशानी आई है कि एनसीपीएल को एकदम पत्र उसके पर कतर दिए गए, तो उसका कुछ इफेक्ट हुआ है क्या, आपको लगता है क्या? नहीं, मुझे नहीं ऐसा कोई डायरेक्ट मुझे मतलब जो डायरेक्ट कोई उसके प्रभाव मुझे लगते नहीं है उस पर कि डायरेक्ट कोई प्रभाव उसका पड़ा होगा। इनडायरेक्टली हो सकता है कि पड़ा हो, क्योंकि इसके जो लाभार्थी हैं वो बहुत कम तादाद में है, ऐसे नहीं है वो कि जिनके जो कोई एक ताकत बन सकती है। तो लेकिन ये नहीं, बात है लेकिन कि सर इसमें इसके कोई गया। लाभार्थी जो है, इसके लाभार्थी जैसे एक गैस कनेक्शन एक कोई खातून को मिलता है, कोई लेडीज को मिलता है, तो वो 2-4 लोगों से ज्यादा लोगों को मुतासिर नहीं कर सकती, लेकिन इसके जो लाभार्थी है ये सैकड़ों में हजारों में लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। तो इसका हाँ, इम्पैक्ट अगर पड़ा है क्या वोटिंग पर? हाँ, इसके इसके वोटिंग पर इसका असर तो पड़ना है। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको कि इसका असर इसलिए भी पड़ा है कि एक उर्दू का सेंट्रल संस्था है ना, एक ये केंद्रीय संस्था है, और इससे पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों से ताल्लुक रखने वाले उर्दू वाले कौमी काउंसिल के द्वारा जितने भी उसके पॉलिसीज का या उनकी जितने भी स्कीम्स वगैरह से फ़ायदा उठाते हैं, और उनसे फिर वो जो डायरेक्टली जो चीज़ें जैसे लोगों तक वो साहित्य पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कि जब उसकी पूरी फंडिंग बंद हो जाएगी, जब उसके फंक्शनिंग पर सारा असर पड़ जाएगा और वो एकदम ठप पड़ जाएगा। हालांकि उसका बजट भी कितना होता है, फिर 2-5-10 करोड़ से ज़्यादा का बजट नहीं होता है, और ये 2-5-10 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। अभी एक एमपी जो है वो जैसे आपने देखे कितने खोखे, ये खो-खो की बात चली थी ना, तो वो क्या था? एक एमपी जो है वो उतना है, उसकी जितनी खरीदो-फरोख्त जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, तो उसका तो एक एमपी के भी बजट नहीं है जितना उसका बजट दिया जाता है साल भर का। तो इससे सोचिए आपके इतने छोटे बजट के साथ काम करती है वो, अब उसके उतना भी उसको नहीं दिया जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पूरा 2-3 साल, तीसरा साल लग गया है मेरे ख्याल से, है ना? 2 साल से तो बंद ही है बिल्कुल, अब जी, तीसरा तीसरा साल लग साल। गया उसको। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मतदाता जो एक उसको वो जानता है एनसीपीएल के बारे में, तो भले ही वो उसका लाभार्थी डायरेक्टली ना हो, लेकिन वो जानता है कि ये इसको बजटिंग नहीं हो रही है, इसको ठप कर दिया गया है, इसके कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो उसके दिमाग में भी कहीं न कहीं ये चीज़ रहती है, और वो उसके जो फैसला करता है वो मत देने का, तो मतदान जब करता है वो, तो उसके उस पर कहीं न कहीं वो असर तो पड़ता है उसके दिमाग में, इन द बैक ऑफ हिज माइंड, तो वो रहता है उसके दिमाग में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि भी ऐसे जितने भी संस्थाएँ हैं, ये सब संस्थाएँ बहुत सोच समझ कर शुरू की गई थी। बहुत कम बजट के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट में उसके बहुत ज़्यादा आउटकम निकलता था। तो अब उसी को अगर आप अपना मतलब अगर एक आपकी संकुचित मानसिकता के साथ अगर आप सरकारी संस्थाओं को भी चलाएँगे, तो उसके नतीजे ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों के फ़ेवरेबल नहीं हो सकते। तो ये तो है कि इसको जल्दी से एनसीपीएल के को इसको बहुत एक्टिव कर देना चाहिए, उसका बजट रिलीज़ करना चाहिए, उसके फंड रिलीज़ करना चाहिए, और बजट को बढ़ाकर उसको दूर तक, क्योंकि वो बजट इतना बड़ा नहीं है, बल्कि वो इतना छोटा बजट है वो, अगर आप उसको बढ़ा भी देंगे तो वो इतना नहीं होगा कि उससे कोई ज़्यादा बहुत हमारा जो नेशनल बजटिंग है वो उसका वो प्रभावित हो। तो इसलिए फौरी शासन का काम है कि चाहे कोई भी बैठे, भाषाओं का डेवलपमेंट हो रहा है, और हर भाषा अपना एक असर रखती है, तो भाषाओं का तो कोई धर्म होता नहीं है। तो अब ये एक अलग बात है कि उसको बोलने वाले कौन होते हैं ये कोई नहीं, लेकिन हमारा देश तो भाषिक विविधता जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म की तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप एक बड़ी भाषा को खत्म करने के लिए उसके संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, तो ये बात तो जाहिर सी बात है कि एक मुल्क की तरक्की के लिए अच्छी नहीं हो सकती। बहुत 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 शुक्रिया सर, आपने खुलकर जो है अपनी सारी बातें रखी।